Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will start a new chapter of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, that is expert opinion, the opinion of third person. So, the relevancy of opinion of an expert we will discuss in this particular lecture, and specifically we will discuss section 39 relating to the expert opinion. तो आज हम एक्सपर्ट ओपिनियन का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी 70% मेरे यूज़र ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 39 to section 45 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam provide a relevancy of opinion of third person, which is commonly called in our day-to-day practice as expert opinion. So the chapter relating to the expert opinion contains section 39 to section 45, and which can be also known as a expert opinion. तो डे टू डे लाइफ में हम ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब ऐसे पर्सन का ओपिनियन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जो किसी केस से उसका संबंध नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। जब उसका ओपिनियन लिया जाता है तो वो ओपिनियन की रिलेवेंसी सेक्शन 39 टू सेक्शन 45 में एक्सप्लेन की हुई है, और उसी को एक्सपर्ट ओपिनियन कहा जाता है। दीज प्रोविजंस आर एक्सेप्शनल इन नेचर to the general rule that evidence is to be given of the facts only which are within the knowledge of a witness. So this is the general rule, that the weightage is given to those evidences only which are within the knowledge of the facts, within the knowledge of any witness. तो ऐसे ही स्टेटमेंट को वेटेज दिया जाता है लॉ में कि वो पर्सन कह रहा है जिसको नॉलेज है किसी फैक्ट का। अगर मैंने ऑफेंस होते हुए देखा, अगर मैं कह रहा हूं तो मैं विटनेस ऑफ फैक्ट हूं, तो मेरे स्टेटमेंट को वैल्यू रहेगी। ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट को कि जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, उसको केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो जनरली उसके स्टेटमेंट को कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन उसको एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट the court can't form opinion on the matters which are technically sophisticated and complicated without assistance of the person who have acquired a special knowledge and skill on those matters. So certain matters before the court of law is such which can't be resolved without taking the help of any person who is having a certain and special skill in that particular matter, because that particular matter is technically complicated and प्रोफेशनली सोफिस्टिकेटेड। तो कुछ मैटर कोर्ट के सामने ऐसे आते हैं जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्रोफेशनली सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जिसका नॉलेज मैजिस्ट्रेट को नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की हेल्प लेके उस मैटर को रिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट को भी पता है कि जब तक वो एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेगा वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो सकता है। और इसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट एक्सपर्ट का ओपिनियन यहां पर ले सकता है। कंडीशन फॉर एडमिटिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन आर फॉलोइंग। कब एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत रहेगी और कंडीशन क्या है, देखिए। दैट द डिस्प्यूट कांट बी रिजॉल्व विदाउट एक्सपर्ट ओपिनियन, कि डिस्प्यूट ऐसा होना चाहिए कि जो सॉल्व नहीं हो सकता जब तक कि किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ना लिया जाए। और दैट द विटनेस एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन इज रियली एन एक्सपर्ट, और जिसका जो एक्सप्रेस कर रहा है अपना ओपिनियन वो रियल में एक्सपर्ट होना जरूरी है। कोर्ट उसी की मदद लेगा जो एक्सपर्ट है, और कोर्ट को यह पता है कि जब तक वो एक्सपर्ट की मदद नहीं लेगा मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है। इसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट एक्सपर्ट का ओपिनियन लेता है, अदरवाइज नॉट। अब देखिए सेक्शन 39 से ये चैप्टर शुरू होता है, और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 39 ही डिस्कस करने वाले हैं। तो द टाइटल ऑफ सेक्शन 39 इज ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 द डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट इज कन्फाइंड ओनली टू 5 सब्जेक्ट्स और फील्ड्स एज मेंशन बिलो। देखिए कुछ ऐसे है कि खाली 5 यहां पर क्या किए हुए हैं कि 5 सब्जेक्ट्स को कवर किया वाला है एक्सपर्ट के डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए। अब वो क्या है देखिए, but practically there are some more subjects or fields on which court may seek opinion of an expert।
तो कुछ प्रैक्टिकली ऐसा है कि अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो सेक्शन 39 में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है जो एक्सपर्ट के हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इससे कहीं ज्यादा है फील्ड्स जिसमें कोर्ट एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है। एन एक्सपर्ट विटनेस इज वन हु हैज डिवोटेड time and study to a special branch of learning, and thus he is especially skilled on those points on which he is asked to state his opinion. So the expert witness is a person who has devoted a time to study that particular special branch of learning, and that's why he is supposed to be known as an expert, and the court can take the help of that experts only. तो जो expert होता है उसने बहुत ज्यादा टाइम उस फील्ड में गुजारा हुआ होता है, उसने स्टडी की हुई होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू उसको नॉलेज आया हुआ है उस फील्ड का। तो इसलिए कोर्ट क्या करता है, ऐसे एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास स्पेशल स्किल है उस फील्ड में। His evidence on such point is admissible to enable the court to come to a satisfactory conclusion. So whenever the court used to seek the opinion of an expert, the opinion of expert help the court to comes to proper conclusion, to come to satisfactory conclusion. तो जब कभी भी कोर्ट किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन सीख करता है, ओपिनियन लेता है, तो वो कोर्ट को मदद करता है उसके सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन तक पहुंचाने की। तो देखिए अब एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 39 में क्या है, द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट मे बी रेफर्ड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट एन एक्सपर्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सपर्ट किसको बोलेंगे अपन, तो एक्सपर्ट ऐसे पर्सन को बोलेंगे जिसका स्पेशल नॉलेज है ये फॉलोइंग फील्ड्स में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एक्सपर्ट मींस अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस इन फॉरेन लॉज, साइंस, आर्ट, handwriting and finger impression, and such knowledge has been gathered by him by practice, by observation and by proper study. So who is an expert? The person who is having a special knowledge or skill or experience in the foreign laws, science, art, handwriting, finger impression, and he has gathered such a knowledge through practice, ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर स्टडीज। तो 5 फील्ड कवर की गई है कि कौन से फील्ड में स्पेशल नॉलेज पर्सन का रहा तो उसको एक्सपर्ट कहेंगे हम। एक तो फॉरेन लॉज में है, एक तो साइंस है, आर्ट है, हैंडराइटिंग है, फिंगर इंप्रेशन है, और ये नॉलेज उसको कहां से मिला है, एक तो उसने बाय प्रैक्टिस वो नॉलेज एक्वायर किया है इसलिए वो एक्सपर्ट है, या बाय ऑब्जर्वेशन वो नॉलेज एक्वायर किया है इसलिए एक्सपर्ट है, या बाय प्रॉपर स्टडीज उसमें उसने स्पेशलाइजेशन किया है, प्रॉपर स्टडीज किया है, वो इसलिए एक्सपर्ट है। काइंड्स ऑफ एक्सपर्ट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ एन एक्सपर्ट क्या है, मेडिकल ऑफिसर इज एन एक्सपर्ट, मेडिकल ऑफिसर एक्सपर्ट है। जब कभी भी मेडिकल से रिलेटेड, अगर कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें कोर्ट को यह लगता है कि मैटर को हम सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑफिसर, कि मेडिकल ऑफिसर की हेल्प हमको लेना जरूरी है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो द कोर्ट कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर एंड द इट कैन बी सॉल्व, द केस कैन बी सॉल्व। तो मेडिकल ऑफिसर क्या है, एक्सपर्ट है। देन केमिकल एनालिस्ट, सो इफ देर इज अ डाउट कि विच केमिकल इज यूज्ड इन द पर्टिकुलर ऑफेंस, कि केमिकल कौन सा यूज हुआ है, तो उस सिचुएशन में केमिकल एनालिस्ट की क्या कर सकते हैं, मदद लेकर हम वो मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, कि समटाइम्स अ सर्टेन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड द कोर्ट कांट कम टू प्रॉपर कंक्लूजन कि विच एक्सप्लोसिव सब्सटेंस was being used in the commission of offense. Under such a scenario, court can take the help of explosive expert. कभी कभी किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज हुआ होता है किसी ऑफेंस में, और कोर्ट के पास इतना स्पेशल नॉलेज नहीं है कि वो कौन सा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस उसमें यूज हुआ है इसका पता करे। तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके मैटर को सॉल्व कर सकता है। देन बैलिस्टिक एक्सपर्ट, so suppose if the accused killed the victim by a gunshot, and suppose if the gun is recovered from the possession of accused and the bullet is recovered from the body of victim, so whether that gun or bullet is matched or not, that is a question, and the judge is having not a sufficient knowledge regarding that. So in that particular scenario also the magistrate can take the help of ballistic expert to know whether the gun or bullet matched or not.
बैलिस्टिक एक्सपर्ट का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अक्यूज ने गोली से गन से अगर शूट करके किसी की डेथ कॉज किया है और अक्यूज के पोजीशन से गन रिकवर हुआ और विक्टिम के बॉडी से अगर बुलेट रिकवर होती है तो ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये मैजिस्ट्रेट के पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज नहीं है। इसलिए मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की मदद से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, so suppose if the offense has been committed, the forensic team used to collect the fingerprints from the spot and the accused person's fingerprint and the fingerprint found on the spot that may be matched, and the magistrate is having not a sufficient knowledge regarding the fingerprint, and that's why that matter may be referred to the fingerprint expert, and with the help of fingerprint expert the matter can be resolved। तो बहुत सी बार ये होता है कि जब ऑफेंस होता है तो स्पॉट से बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स वहां से मिलते हैं, तो अक्यूज जिस पर डाउट है उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और जो स्पॉट से फिंगरप्रिंट मिले ये दोनों को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है और उसका ओपिनियन लिया जाता है कि ये फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो ओपिनियन यहां पर रिलेवेंट हो जाएगा। देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वाज रिटन बाय राम। क्वेश्चन क्या है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट राम ने लिखा है या नहीं लिखा है। अनदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस विच इज प्रूव्ड और एडमिटेड टू हैव बीन रिटन बाय राम। अब यहां पर क्या हुआ, दूसरा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ है और वो डॉक्यूमेंट को माना है राम ने कि वो उसी ने लिखा है। एक है डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट जो राम डिनाई कर रहा है, दूसरा है एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, एडमिटेड डॉक्यूमेंट जो राम कह रहा है कि हाँ मेरी ही हैंडराइटिंग है। अब क्या होगा, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑन द क्वेश्चन वेदर द टू डॉक्यूमेंट्स वेर रिटन बाय द सेम पर्सन और बाय द डिफरेंट पर्सन आर रिलेवेंट। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो राम डिनाई कर रहा है उसकी हैंडराइटिंग है ये कहकर, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट जिसको एडमिट किया है राम ने कि वो मेरी हैंडराइटिंग है, तो एक एडमिटेड डॉक्यूमेंट और डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजे जाएंगे और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन यहां पर रिलेवेंट हो जाएगा। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एक तो ये कह सकता है कि दोनों डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन ने लिखे हैं या अलग अलग पर्सन ने लिखे हैं, तो उस सिनेरियो में एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा। द एक्सपर्ट ओपिनियन इज ओनली कोरैबोरेटिव एविडेंस, इट मस्ट नॉट बी द सोल बेसिस फॉर कंक्लूसिव प्रूफ। तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, कोरैबोरेटिव एविडेंस है, ये सोल बेसिस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ हेल्प कर सकता है मैजिस्ट्रेट को मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दे दिया उसी पर केस डिसाइड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द एक्सपर्ट विटनेस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कोर्ट। मेयर सबमिशन ऑफ ओपिनियन बाय एन एक्सपर्ट थ्रू एनी सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट सफिशिएंट। सो द एक्सपर्ट विटनेस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कोर्ट। द एक्सपर्ट हैज टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ विटनेस एंड द अपोजिट पार्टी विल बी गिवन अ चांस टू क्रॉस एग्जामिन दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट, एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनिंग हिम only the evidentiary opinion will be admitted by the court. Through certificate only the opinion will not be relevant। बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देगा, ओपिनियन देने के बाद उसको एज ए विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, कोर्ट में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसी के बाद उसके ओपिनियन को रिलेवेंट माना जाएगा। सिर्फ एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है और एक सर्टिफिकेट के थ्रू अगर वो अपना ओपिनियन देता है तो वो ओपिनियन रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा। अब देखिए ड्यूटी ऑफ एन एक्सपर्ट क्या है, एक्सपर्ट की ड्यूटी क्या है। एन एक्सपर्ट इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट। तो एक्सपर्ट विटनेस ऑफ फैक्ट नहीं है। विटनेस ऑफ फैक्ट किसको बोलेंगे, अगर ऑफेंस होते हुए मैंने देखा तो मैं विटनेस ऑफ फैक्ट हूं, किसी के चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी तो मैं विटनेस ऑफ फैक्ट हूं, समझ रहे हो, अगर मैंने कुछ महसूस किया तो मैं विटनेस ऑफ फैक्ट हूं। तो एक्सपर्ट विटनेस ऑफ फैक्ट नहीं होता है। एक्सपर्ट को जितना मैटर रेफर किया गया उसके ओपिनियन के लिए उसको सिर्फ उतना ओपिनियन ही देना पड़ता है, उसको केस के बारे में कुछ भी पता होना जरूरी नहीं है, वो विटनेस ऑफ फैक्ट नहीं है। दूसरा, हिज एविडेंस इज ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, उसका एविडेंस बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पे। द एविडेंस ऑफ द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, वो सिर्फ एडवाइजरी कैरेक्टर है, बाइंडिंग नहीं है। एन एक्सपर्ट डिपोजेज एंड डज नॉट डिसाइड। एक्सपर्ट क्या करता है, सिर्फ डिपोज करता है, डिसाइड नहीं करता। डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑलवेज कोर्ट ही होती है। An expert witness is to furnish the judge necessary scientific criteria for testing the accuracy of the conclusion so as to enable the judge to form his independent judgment by application of the criteria to the fact proved by the evidence. So whenever the expert is giving his opinion,
So while giving his opinion, the expert has to furnish the necessary scientific criteria which he has used for testing purpose to decide the accuracy of his opinion. तो बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी एक्सपर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है तो उसको यह भी बताना पड़ेगा कि उसने कौन सा ऐसा टेस्ट किया या कौन सा ऐसा साइंटिफिक क्राइटेरिया उसने अडॉप्ट किया कि जिसके चलते वो इस कंक्लूजन पे आया। अगर वो अपना साइंटिफिक क्राइटेरिया बताएगा, जो टेस्ट किया उसने वो बताएगा, तो कोर्ट को भी एक प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन पर पहुंचने की उसमें मदद होगी। सिर्फ अपना उसने ओपिनियन दे दिया, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। उसके साथ उसको क्या टेस्ट किया उसने जिसके चलते वो कंक्लूजन पे आया, ये भी उसको बताना पड़ेगा। अब देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में क्या आपने देखे थे, फॉरेन लॉ के फॉरेन लॉ जब कभी भी एक आधे फॉरेन लॉ से रिलेटेड अगर इशू आता है कोर्ट के सामने तो क्या होगा, फॉरेन लॉ कैन बी प्रूव्ड। फॉरेन लॉ को कैसा प्रूव किया जा सकता है, बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन इट। क्योंकि इंडियन कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट है वो फॉरेन लॉ में एक्सपर्ट नहीं है, तो फॉरेन लॉ से रिलेटेड जब कभी भी मैटर कोर्ट के सामने आएगा तो वो क्या करेगा कि ऐसे पर्सन का ओपिनियन लेगा मैजिस्ट्रेट जिसको स्पेशल स्किल है उस फॉरेन लॉ में। या तो दूसरी चीज ये है कि बाय डायरेक्ट रेफरेंस टू द बुक्स प्रिंटेड और पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। तो दूसरी क्राइटेरिया ये है कि द मैटर कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ बुक विच इज पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। जो फॉरेन गवर्नमेंट अथॉरिटी ने जो बुक पब्लिश किए वाला है उसकी हेल्प से भी मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये था फॉरेन लॉ। सेकंड हमने देखा साइंस एंड आर्ट। द साइंस और आर्ट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स और विच a course of special study or experience is necessary to the formation of an opinion। तो क्या है, साइंस और आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो स्पेशल स्टडी होती है, कोर्सेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसने एक पर्टिकुलर एजुकेशन लिया हुआ है, उसका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाता है। द फॉलोइंग मैटर्स आर इंक्लूडेड इन द साइंस एंड आर्ट एंड द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ दिस मैटर्स आर रिलीवेंट। साइंस और आर्ट में ये कुछ है जो हम डिस्कस करने वाले, वहां पर रिलीवेंट हो जाएगा उसका मेडिकल ओपिनियन। देखिए, द वैल्यू ऑफ मेडिकल एविडेंस इज ओनली कोलैबोरेटिव। A doctor acquires a special knowledge of medicine and surgery and as such he is an expert। तो मेडिकल एविडेंस क्या है, इट इज ओनली कोलैबोरेटिव इन नेचर, सपोर्टिव इन नेचर, and because the doctor has acquired a special knowledge of medicine and surgery and that's why he is called as an expert। तो जो डॉक्टर होता है उसने एक स्पेशल नॉलेज सर्जरी में और मेडिसिन में लिया हुआ है, इसीलिए हम उसको एक्सपर्ट कहते हैं। तो इसको जब भी मेडिकल एविडेंस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए तो हम मेडिकल ओपिनियन सीख कर सकते हैं। ओपिनियंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर, फिजिशियन और सर्जन में बी एडमिटेड इन एविडेंस टू शो। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं या फिजिशियन होते हैं या सर्जन होते हैं, उनका ओपिनियन क्या चीज को शो करने के लिए लिया जा सकता है। तो पहला है फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। किसी पर्सन की फिजिकल कंडीशन क्या है ये कौन बता सकता है, मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन यहां पर लिया जा सकता है। एज ऑफ द पर्सन, इफ द एज ऑफ द पर्सन इज टू बी डिसाइडेड द कोर्ट कैन सीक द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑफिसर। एज किसी पर्सन की डिसाइड करना है तो जज के पास उतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन लेगा किसी पर्सन की एज से रिलेटेड। कॉज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, कि किसी पर्सन के डेथ का रीजन क्या है ये जानना है तो मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन लिया जा सकता है। नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द डिसीज और इंजुरीज और बॉडी और माइंड। देखिए, किसी के बॉडी और माइंड पे अगर इंजुरी है कोई या कोई बीमारी है तो उसका नेचर क्या है, बीमारी का, उस इंजरी का नेचर क्या है, ये मेडिकल ऑफिसर के मदद से पता लगाया जा सकता है। मैनर ऑफ और इंस्ट्रूमेंट बाय विच सच इंजुरी वाज कॉज्ड, कि किस मैनर में इंजुरी कॉज की गई है या किस तरीके की वो इंजुरी है, कौन से वेपन से वो इंजुरी कॉज की हुई है, ये अगर पता करना है तो मेडिकल ऑफिसर की मदद लेकर पता लगाया जा सकता है। टाइम एट विच द इंजुरी और वुंड्स हैव बीन कॉज, कि किस वक्त ये इंजुरी कॉज की गई है ये भी पता लगाना है तो मेडिकल ओपिनियन लिया जा सकता है। वेदर द इंजुरी और वुंड्स आर फैटल इन नेचर, जो इंजुरी और जो जख्म है उससे जान जा सकती थी क्या, ये कौन बोल सकता है, मेडिकल ऑफिसर बोल सकता है। देन कॉज ऑफ और सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, किसी डिसीज के कॉज और सिम्टम्स पता करना है तो कौन बता सकता है, मेडिकल ऑफिसर ही बता सकता है। प्रोबेबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इंजुरी, किसी इंजुरी के प्रोबेबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जज नहीं बता सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑफिसर दैट मैटर कैन बी
रिजॉल्व्ड। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो वो होता है, देखिए केस है मनीराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। If the evidence of the prosecution witness is totally inconsistent with medical evidence, it is the most fundamental defect in the prosecution case। यहां पर यह बोला गया है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस है और मेडिकल एविडेंस है, अगर ये दोनों इनकंसिस्टेंट है, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, तो ये प्रोसिक्यूशन के केस का सबसे फंडामेंटल डिफेक्ट माना जाएगा। और and unless this inconsistency is reasonably explained, it is sufficient to discredit the evidence as well as the entire case। अगर prosecution इसको sufficiently या reasonably explain नहीं कर पाता है, justification नहीं दे पाता है, तो कोर्ट ये कहा है, कोर्ट ने यहां पर कि उसकी पूरी केस को ही डिस्क्रेडिट किया जाएगा, पूरी केस ही जीरो हो जाएगी। प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक और केस है, वेयर द ओपिनियन ऑफ वन मेडिकल विटनेस इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर एंड बोथ एक्सपर्ट्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू फॉर्म एन ओपिनियन। द कोर्ट विल एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ दैट एक्सपर्ट विच सपोर्ट द डायरेक्ट एविडेंस इन द केस। सपोज इफ the two medical officer has opined something, has given an opinion, and the opinion of these two doctors are contradictory in nature, then the opinion of that doctor will be admitted which support the case, which support the direct evidence in that particular case। तो अगर कोई दो मेडिकल ऑफिसर ने अपना ओपिनियन दिया और दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, दोनों का अलग अलग ओपिनियन आ रहा है, तो ऐसे एक्सपर्ट का ओपिनियन माना जाएगा जो डायरेक्ट एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है और उसके बेस पे केस डिसाइड की जाएगी। ये इस केस में बताया हुआ है। देन तीसरा जो एक्सपर्ट डिस्कस किया हुआ है सेक्शन 39 में, वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। लाइक अदर एक्सपर्ट ओपिनियन, द ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट इज एडवाइजरी इन नेचर। The expert can compare disputed handwriting with the admitted handwriting and give his opinion whether one person is the author of both the handwriting. So, like other evidences, handwriting expert is also an expert whose opinion will be an advisory, and whenever the two documents, one is admitted, one is disputed, has been referred to the handwriting expert, then after examining both the documents, handwriting expert will give his opinion relating to the whether the two documents written by the same person or by the other person। तो दो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक डिस्प्यूटेड होता है, एक एडमिटेड होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जाएगा और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उसको एग्जामाइन करने के बाद एक कंक्लूजन पे आएगा और वो कहेगा कि हाँ ये दोनों डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन ने लिखे हैं या अलग अलग पर्सन ने लिखे हैं। ऑन द क्वेश्चन ऑफ द हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन, द ओपिनियन ऑफ अ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इज रिलीवेंट but it is not conclusive and handwriting of a person can be proved by other means also। तो जब कभी भी किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाएगा तो वो रिलीवेंट माना जाएगा, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा कि एक्सपर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये हैंडराइटिंग उसी पर्सन की है, दोनों हैंडराइटिंग सेम ही पर्सन की है, तो उसको कंक्लूसिव माना नहीं जाएगा, बल्कि वो हैंडराइटिंग दूसरे मोड से भी प्रूव की जा सकती है। एक चीज ये भी ध्यान में रखिए। फोर्थ है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। अब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट क्या है, तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्पॉट से फिंगरप्रिंट मिले, अक्यूज के फिंगरप्रिंट लेकर दोनों फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भेजे जाएंगे और उसका ओपिनियन लिया जाएगा कि ये फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट। बैलिस्टिक एक्सपर्ट, गन से शॉट किया था अक्यूज ने, अक्यूज के पास से गन रिकवर हुई, विक्टिम के बॉडी से बुलेट रिकवर हुई, दोनों एक्सपर्ट को भेजा जाएगा, एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देगा और वो ओपिनियन रिलीवेंट रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज एविडेंस ऑफ ट्रैकिंग डॉग्स। तो एविडेंस ऑफ ट्रैकिंग डॉग्स भी क्या है कि यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। हमने देखा है कि बहुत से केसेस में ट्रैकिंग डॉग्स का यूज होता है जो सूंघकर बताता है क्या हुआ है, तो वहां पर उसने जो बताया और उसका ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर उसके बिहेवियर से समझता है सारी चीजें। तो जो कुत्ते ने बताया हुआ है, डॉग ने बताया हुआ है, उसका जो ओपिनियन है वो भी सेक्शन 39 में ही रिलीवेंट माना जाएगा। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, कौन सा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज हुआ है, मैजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो वो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट को रेफर किया जाएगा और उसका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट होगा। मैकेनिकल एक्सपर्ट का भी ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन में भी आएगा कि एक आधा कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट है, वो मैकेनिकल डिफेक्ट नेचुरली आया है या जानबूझकर लाया गया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैकेनिकल एक्सपर्ट की हेल्प से मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है। देन पेटेंट एक्सपर्ट, कि वेदर द पेटेंट इज वायलेटेड और नॉट,
जज के पास उतना नॉलेज तो नहीं है, तो ऐसे पर्सन को जिसमें पेटेंट का नॉलेज है, जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, उसको मैटर रेफर किया जाएगा और उससे पता लगाया जाएगा कि पेटेंट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ, उसका ओपिनियन रिलीवेंट होगा। अब देखिए एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन है। एक्सपर्ट ओपिनियन बिकम्स एडमिसिबल ओनली व्हेन द एक्सपर्ट इज एग्जामाइंड एज अ विटनेस इन द कोर्ट। एक्सपर्ट का ओपिनियन तभी माना जाएगा कि जब वो एज ए विटनेस कोर्ट में हाजिर होगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तब सिर्फ विटनेस ने एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन कोर्ट को सेंड कर दिया सफिशिएंट नहीं है। एज ए विटनेस कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा, तभी उसका उसका ओपिनियन एडमिसिबल होगा। द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट इज नॉट एडमिसिबल अनलेस द एक्सपर्ट गिव्स रीजन फॉर फॉर्मिंग द ओपिनियन and his evidence is tested by cross examination by the adverse party. Merely submitting the opinion is not sufficient. The expert has to give the scientific criteria which he has applied for coming to proper conclusion, कि किस तरीके का उसने क्या चीज किया कि जिसके चलते उसको वो प्रॉपर कंक्लूजन मिला, ये भी उसको बताना पड़ेगा। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, उसी के बाद उसका ओपिनियन एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। But in order to curtail the delay and expenses involved in securing assistance of expert, the law has dispensed with examination of some scientific expert. कभी कभी क्या होता है कि ये सारे प्रोसेस में कि उस एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाएंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है, तो कुछ साइंटिफिक एक्सपर्ट को एक्सक्यूज दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज होते हैं, गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब्स होते हैं, वहां से अगर कोई एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट देने के बाद उस ओपिनियन को कोर्ट रिलीवेंट मानेगा, उसको एज ए विटनेस आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है। जनरली क्या होगा, एक्सपर्ट को आना पड़ेगा और एज ए विटनेस, और तभी उसका ओपिनियन माना जाएगा। देखिए सब क्लॉज 2 कहता है सेक्शन 39 का, when a proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resources। अब कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करने का है, कौन सी इंफॉर्मेशन किस कंप्यूटर रिसोर्सेज से ट्रांसमिट हुई है, किस कंप्यूटर रिसोर्सेज में स्टोर की गई है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज अ रेलिवेंट फैक्ट। यहां पर क्या होगा कि कौन से कंप्यूटर में स्टोर किया गया था, कहां से ट्रांसफर हुआ है ना, कौन सा एखादे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में कोई डेटा है, उसको एग्जामाइन करने का कोर्ट के पास उतना नॉलेज नहीं है, तो कोर्ट एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है, उसकी मदद ले सकता है एज अ एक्सपर्ट और मैटर को वो सॉल्व कर सकता है और वो रिलीवेंट होगा। यहां पर द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन इशू आर रिलीवेंट, कि एखादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ या कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में या किसी चीज में, तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट होता है। द कॉपीराइट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफ द प्लेंटिफ इज इन्फ्रिंज्ड। सपोज अगर किसी प्लेंटिफ के कंप्यूटर प्रोग्राम का कॉपीराइट का अगर उल्लंघन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द प्लेंटिफ शोज दैट देयर इज अ चेन ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन हिज प्रोग्राम एंड डिफेंडेंट्स प्रोग्राम। प्लेंटिफ ने क्या बताया कि चेन ऑफ सिमिलैरिटीज है मेरे और डिफेंडेंट के प्रोग्राम में, and the defendant replied that the area of the alleged similarity are mere coincidence and generally this path is used by many programmers in such circumstances। but defendant का कहना क्या है कि ये जो पाथ है एक ही यूज हुई है मेरी और प्लेंटिफ की, ये कोइंसिडेंस है और बहुत से प्रोग्रामर यही पाथ को यूज करते हैं। अब दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोर्ट के पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसे पर्सन को जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज है उसकी मदद लेके इस मैटर को रिजॉल्व कर सकता है। तो ये था सेक्शन 39 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।